हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की क्लास में। आप पढ़ेंगे आप कक्षा 10 के गणित की प्रश्नावली 3.5, जिसमें आपने इसका पहला, दूसरा, तीसरा प्रश्न कर लिया था। आज आपको कराया जाएगा प्रश्न संख्या 4 और जिसके 5 भाग हैं। और पहला भाग इस प्रकार है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत रहता है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है, 1,000 रुपए छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपए अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, आपको क्या दिया हुआ है, सबसे पहले आप ये पहचानेंगे कि प्रश्न में आपको क्या दिया है और क्या आपको ज्ञात करना है। आपको दिया है कि छात्रावास के मासिक व्यय का जो एक भाग है वो नियत रहता है, मतलब 1 महीने का फिक्स किराया है। गर्ल्स हॉस्टल है और उसका 1 महीने का फिक्स आपको देना ही देना है। अब उसमें आप चाहे 10 दिन छुट्टी पर चले जाएं, लेकिन 1 महीने का नियत है। ठीक है। शेष इस पर निर्भर करता है कि आपने कितने दिन खाना खाया। अगर आपने 5 दिन खाना खाया तो 5 दिन का ही देना पड़ेगा। ठीक है। और अगर आपने 20 दिन खाना खाया तो 20 दिन का ही देना, पूरे महीने का आपको नहीं देना। ठीक है। लेकिन जो उसका छात्रावास का जो मासिक व्यय है, जो 1 महीने का किराया है, वो आपका फिक्स है। उसमें आपका कम ज्यादा नहीं होगा, चाहे आप छुट्टी पर जाएं या ना जाएं। ठीक है। 1,000 रुपए छात्रावास, जो विद्यार्थी 20 दिन भोजन करता है उसको 1,000 रुपए देने पड़ते हैं। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप मान लेंगे। क्या मान लेंगे? जो आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करना है। तो हम मान लेंगे कि माना नियत व्यय कितना है, x रुपए है। ठीक है। और हम मान लेते हैं कि प्रतिदिन भोजन का व्यय, प्रतिदिन एक दिन के भोजन का खर्च कितना है, y रुपए मान लिया हमने। ठीक है। तो प्रश्नानुसार पहले आप समीकरण देखेंगे, आपकी समीकरण कैसे बनकर आएगी। आपने देखा कि एक विद्यार्थी ए को 20 दिन उसने खाना खाया है तो उसको 1,000 रुपए देने पड़े हैं। अब उन्हें 1,000 रुपए में खाने का भी है खर्चा और उसका जो मासिक व्यय है रूम का, वो भी उसमें है। ठीक है। तो हम देखिए क्या होगा कि 1,000 रुपए उसने 1 महीने का दिया है। इसका मतलब नियत व्यय जो था उसको एक्स तो उसको देना ही देना है। नियत व्यय एक्स है, एक्स तो उसने दिया ही है। ठीक है। अब एक दिन के भोजन का y रुपए है और उसने 20 दिन भोजन किया है, तो 20 दिन के भोजन का कितना हो गया, 20y हो गया। 20y हो गया। तो कुल मिलाकर उसने इतने रुपए दिए। कितने रुपए दिए उसने? इसमें दिया है कि 1,000 रुपए दिए हैं। ठीक है। तो ये आपकी समीकरण नंबर 1 बन गई है। ठीक है। इसके बाद दूसरी शर्त क्या कह रही है कि उसने 26 दिन, दूसरे छात्र ने 26 दिन खाना खाया और 1180 रुपए दिए। अब दूसरे बच्चे ने भी जो मासिक व्यय है x रुपए, वो तो देना ही देना है उसको। ठीक है। अब एक दिन के भोजन का y रुपए है तो 26 दिन के भोजन का कितना होगा, 26 दिन के भोजन का होगा 26y, इतना होगा। ठीक है। और कुल कितने रुपए दिए हैं उसने, 1,180 रुपए उसने दिए हैं। ये आपकी बन गई है समीकरण नंबर 2। अब जब आपकी 2 समीकरण बन जाती हैं तो आप इनको हल कर सकते हैं आसानी से। ठीक है। क्योंकि आपने हल करना सीख लिया है। और इसमें दिया है कि निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल, यदि उनका अस्तित्व है, किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। अब इनका जो हल ज्ञात करना है आपको किसी भी विधि से ज्ञात कर लेना है, इसमें कोई विधि का नाम नहीं लिखा। चलिए हम इसको विलोपन से करके देखते हैं। ठीक है। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, विलोपन विधि से हल करने पर, चलिए विलोपन से हल करेंगे तो क्या होगा कि x प्लस 20y बराबर 1,000, हमने पहली समीकरण लिख ली, और x प्लस 26y बराबर 1,180, ये हमने दूसरी समीकरण लिख ली। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को घटा देंगे। घटाने के लिए साइन चेंज होंगे, माइनस आ गया, यहाँ पर माइनस आ गया, यहाँ पर x से x कट गया। 20 में से 26 घटाया तो क्या आएगा, -6y। और 1,000 में से 1,180 घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का 180 आ जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा,
y बराबर कितना आ जाएगा, 180/6 आ जाएगा। तो y कितना आ जाएगा, 6×3 = 18, कितना आ गया, 30 रुपए। मतलब एक दिन का खाना जो एक दिन में वो खाना खाता है, उसके एक दिन के खाने के उसको 30 रुपए देने पड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि y क्या था, प्रतिदिन भोजन का व्यय था। ठीक है, अब हम x निकाल लेंगे समीकरण 1 से। क्या करेंगे, समीकरण थोड़ा यहाँ लिख लेते हैं। समीकरण 1 में y बराबर 30 रखने पर, चलिए रखते हैं समीकरण 1 में y बराबर 30। x तो x ही रहेगा, प्लस 20 गुना y को क्या लिखेंगे हम, 20 गुना 30 बराबर क्या आ जाएगा, 1000। ये आ गया आपका 1000। अब ये क्या हो जाएगा, x प्लस 20 गुना 30 कितना होगा, 600 बराबर कितना आ जाएगा, 1000। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1000 माइनस 600, और 1000 माइनस 600 कितना होगा, 400 रुपये। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो नियत व्यय है, मासिक व्यय है, नियत मासिक व्यय है, वो कितना है, महीने का खर्चा कितना है, 400 रुपये। ठीक है, और एक दिन के भोजन का कितना है, 30 रुपये। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं लास्ट में, अतः नियत मासिक व्यय बराबर 400 रुपये और प्रतिदिन भोजन का व्यय कितना है, 30 रुपये। यही आपका क्या होगा, सही आंसर। चलिए नोट कर लीजिए। तो प्रश्न संख्या 2 में दिया है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। बड़ा ही आसान प्रश्न है, और अंश और हर वाले प्रश्न अक्सर आ जाते हैं एग्जाम में, तो इसको ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले हमें भिन्न को देख लेना है कि भिन्न होती क्या है। भिन्न भिन्न क्या होती है, जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, एक परिमेय संख्या। ठीक है, जिसमें अंश और हर दोनों चीज होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अंश और हर को मान लेंगे। तो क्या लिखेंगे, माना भिन्न का अंश कितना है, x, और फिर लिखेंगे हम भिन्न का हर कितना है बच्चों, y। हमने मान लिया भिन्न का अंश और हर। ठीक है, अभिष्ट भिन्न मतलब भिन्न क्या होगी फिर, तो हमारी भिन्न किस तरह की होगी, रिक्वायर्ड क्या होगी बच्चों, x/y। ठीक है, ये होगी ना भिन्न, अंश बटे हर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इसमें दिया है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। तो हम लिखेंगे प्रथम शर्त क्या कहती है, पहली शर्त क्या कहती है, अंश में से 1 घटाने पर भिन्न 1/3 हो जाती है। ये शर्त कह रही है, पहली शर्त कह रही है कि अंश में से 1 घटा देते हैं तो भिन्न 1/3 हो जाती है। चलिए घटा के देखते हैं। अंश जो है क्या है, x माइनस 1/y। ये जो भिन्न है ना आपकी, कितनी हो गई है, 1/3। ठीक है, अब यहीं से समीकरण बना लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। x की 3 में गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3x। 1 की 3 में कर देंगे -3, माइनस के 1 की करेंगे ना, y की 1 में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। अब इस y को इधर ले आएंगे, -3 को इधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस y बराबर, y इधर आके माइनस हो गया, और माइनस का 3 जब इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। ये आपकी समीकरण नंबर 1 बनेगी। प्रथम शर्त से समीकरण नंबर 1 बन गई है। ठीक है, अब द्वितीय शर्त लिखेंगे।
दूसरी शर्त क्या कहती है? दूसरी शर्त ये कहती है कि वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। मतलब हर में 8 जोड़ने पर फ्रैक्शन क्या हो जाती है आपकी? आपकी भिन्न क्या हो जाती है? 1/4 हो जाती है। ठीक है। अंश में से अंश में 8 जोड़ दिया तो भिन्न क्या हो गई है? 1/4 हो गई है। तो इसको कैसे लिखेंगे? अंश तो यही रहेगा और हर में क्या जोड़ देंगे? y में 8 जोड़ देंगे तो भिन्न कितनी हो गई है? 1/4। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। x की 4 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4x बराबर y की 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? y प्लस, और 8 की 1 से करेंगे क्या आ जाएगा? 8, 8 एकम 8। y को इधर ले आओ तो क्या आ जाएगा? 4x माइनस वाई बराबर कितना आ गया? 8। ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 2। प्रथम शर्त से बनी समीकरण नंबर 1, द्वितीय शर्त से बनी समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरण को किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। आइए विलोपन से करते हैं। समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर विलोपन विधि से हल करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? देखिए समीकरण लिख लेंगे। 3x माइनस वाई बराबर है आपका 3 और ये है 4x माइनस वाई बराबर क्या है? 8। जब इसको हल करेंगे तो क्या करेंगे? साइन चेंज कर देंगे। माइनस हो गया, ये प्लस और ये माइनस। यहाँ देखिए ये दोनों कट गए हैं। अब जब ये कट गए हैं तो यहाँ पर देखिए आप क्या बचा है? 3x में से 4x घटाएंगे तो माइनस का x बचेगा और 3 में से जब 8 को घटाएंगे तो माइनस का 5 बचेगा। माइनस से माइनस कट गया तो x बराबर कितना आ गया? 5 आ गया। मतलब भिन्न का अंश कितना आ गया? 5, क्योंकि x क्या है? अंश है। ठीक है। अब हर निकाल लेते हैं। चलिए समीकरण 1 में रख दो इसका मान, या 2 में, किसी में भी रख दो। समीकरण 1 में x बराबर 5 रखने पर, चलिए 5 रखते हैं, 3 गुना 5 रख देंगे 3x को, माइनस वाई बराबर कितना रखेंगे? 3, 3 पंजे 15, माइनस वाई बराबर 3, ये हो जाएगा माइनस वाई बराबर 3 माइनस 15। वाई तो यही रहेगा, माइनस का 15 को इधर ले गए तो माइनस का हो गया। माइनस वाई बराबर 3 माइनस 15 कितने होंगे? माइनस के 12, और माइनस से माइनस कट जाएगा। वाई कितना आ गया है आपका? 12। चलिए तो भिन्न का अंश आया है 5 और भिन्न का हर कितना आया है? y। तो क्या लिखेंगे? अभिष्ट भिन्न। अभिष्ट भिन्न हो जाएगी आपकी अंश बटे हर, मतलब x बटे वाई। x बटे वाई बराबर x कितना आया है? 5 बटे y कितना आया है? 12। ये आपकी भिन्न हो जाएगी। चलिए नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न में दिया है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, जबकि उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे ये पूछा गया है। ठीक है, चलिए हम लिखते हैं, मान लेते हैं हम क्या पूछा गया। देखिए टेस्ट में हम प्रश्नों को कैसे मानेंगे। एक तो प्रश्न वो हैं जो उसने सही किए, सही उत्तर वाले प्रश्न, और एक अशुद्ध उत्तर वाले प्रश्न। तो 2 तरह के प्रश्न हैं। माना सही उत्तर वाले प्रश्न x थे और गलत उत्तर वाले, अशुद्ध उत्तर वाले प्रश्न कितने थे? y। यही हम मान लेंगे। माना सही उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या
मान लिया सही उत्तर वाले उसने x प्रश्न किए हैं, ठीक है, तथा गलत उत्तर वाले कितने किए हैं? गलत उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या कितनी है? y। तो पहली शर्त क्या कहती है? पहली शर्त कहती है कि सही उत्तर पर उसको 3 नंबर मिले हैं और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई है, 1 अंक काट लिया गया है, ठीक है। तो इसको इन्होंने गलत उत्तर को अशुद्ध अंक लिखा है, चाहो तो आप भी यही लिख लीजिए, ठीक है। तो पहली शर्त कहती है सही उत्तर पर मिला अंक, कितना अंक मिला है सही उत्तर पर? 3। अशुद्ध उत्तर पर कितने अंक मिले हैं? 1 अंक काट लिया, मतलब -1 मिला है, ठीक है, माइनस में नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो प्रश्नानुसार समीकरण किस प्रकार बनेगी देख लीजिए। सही उत्तर पर 3 नंबर मिले हैं, प्रश्नों की संख्या x है, तो कितने नंबर होंगे? 3x नंबर मिले हैं। और गलत उत्तर पर, अशुद्ध उत्तर पर y अंक मिले हैं, ठीक है, अशुद्ध उत्तर पर -1 अंक मिला है, प्रश्नों की संख्या y है, तो क्या आ जाएगा? -y बराबर कितने अंक मिले हैं कुल? 40। पहले समीकरण। अब देखिए दूसरी शर्त क्या कहती है? दूसरी शर्त ये कहती है कि सही उत्तर पर प्राप्त अंक, सही उत्तर पर मिला अंक, कितना अंक मिला है सही उत्तर पर? दूसरी शर्त में सही उत्तर पर तो 4 अंक मिले हैं, ठीक है, और अशुद्ध उत्तर पर मिला अंक कितने मिले हैं? 2 काट लिए गए हैं ना, 2 अंक, तो -2 मिले हैं, ठीक है। तो प्रश्नानुसार समीकरण कैसे बनेगी? प्रश्नानुसार सही उत्तर पर 4 अंक मिले हैं, प्रश्नों की संख्या x है, तो 4x। गलत उत्तर पर 2 अंक काट लिए गए हैं, -2 मिले हैं, तो प्रश्नों की संख्या कितनी है? y, तो कितना आ जाएगा? -2y बराबर कुल कितने अंक मिले हैं? दूसरी शर्त में 50 अंक मिले हैं। अब यहाँ से इस समीकरण को थोड़ा और हम सोल्व कर लेंगे। अगर 2 से भाग दे दें सारी समीकरण को, तो ये आ जाएगा 2x और ये आ जाएगा -y और ये आ जाएगा 25, समीकरण नंबर 2। अब आपकी दोनों समीकरण आ गई हैं, इनको विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन, वज्रगुणन, जिससे भी आपको आसान लगता हो उस विधि से आप इनको हल कर सकते हैं। आइए विलोपन विधि से हल करते हैं। समीकरण 1 व 2, समीकरण 1 व 2 से क्या लिखेंगे? समीकरण 1 है 3x - y बराबर 40, 3x - y बराबर है 40, और समीकरण 2 है कि 2x - y बराबर 25, और समीकरण को हल करने के लिए सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, y से y कटा, 3x में से 2x घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1x, और 40 में से 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 15। इसका मतलब जो उसने सही उत्तर वाले प्रश्न थे वो उसके कितने थे? 15 थे, ठीक है। उसके बाद समीकरण 1 में x बराबर 15 रख देंगे, समीकरण 1 में x बराबर 15 रखने पर यहाँ देखिए x की जगह 15 रखेंगे तो 3 गुना 15 माइनस y बराबर कितना आ जाएगा? 40, और 15 दिया कितने होते हैं? 45, माइनस y बराबर कितना आएगा? 40, और माइनस y बराबर क्या आ जाएगा? 40 माइनस 45, तो माइनस y बराबर कितना आएगा? देखिए बच्चों 40 माइनस 45 कितने होते हैं? माइनस के 5, माइनस से माइनस जब हम काटेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा? 5। इसका मतलब जो उसके टेस्ट में कुल प्रश्न थे वो कितने थे? x + y, मतलब 25 +
5 नहीं सॉरी 15 प्लस 5 कितने प्रश्न हो जाएंगे? कुल 20। तो लिखेंगे टेस्ट में कुल प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी बच्चों? x प्लस वाई, मतलब x कितना आया है 15 प्लस y कितना आया है 5। कितने हैं कुल? कुल कितने प्रश्न थे? कुल 20 प्रश्न थे। यही आपका क्या होगा? सही आंसर होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न ये है कि एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार ए से दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। देखिए बच्चों, एक राजमार्ग पर दो स्थान है ए और बी, जो कि दोनों एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। चलिए इसका थोड़ा ग्राफ बना के समझा देते हैं। मान लिया ये स्थान है ए और ये स्थान बी, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है ये 100 किलोमीटर है। ठीक है, बात समझ आ रही है? ठीक है, एक कार ए से दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। एक कार तो यहाँ से चलना शुरू करती है, एक कार यहाँ से चलना शुरू करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चाल से एक ही दिशा में चलती हैं, मान लिया ये कार इधर की तरफ जा रही है और ये भी कार इधर की तरफ जा रही है, ठीक है, तो ये 5 घंटे बाद मिल जाती हैं। मान लिया हमने कि ये चल रही है इस तरह से और ये यहाँ पर 5 घंटे बाद बिंदु सी पर मिल जाती है, ये हमने मान लिया। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि जब ये विपरीत, पहली कंडीशन लेते हैं हम, प्रथम शर्त। सबसे पहले पहले तो हम मान लेंगे कारों की चाल। माना स्थान ए से चलने वाली कार की चाल कितनी है? x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर प्रति घंटा। स्थान B से चलने वाली कार की चाल कितनी होगी? y किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखिए बोला गया है कि कार ए से चलना शुरू करती है और बी से दूसरी कार, दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं। हमने माना वो बिंदु सी पर मिल जाती हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? प्रथम शर्त डाल लेंगे। प्रथम शर्त, दोनों कारें एक ही दिशा में चलती हैं तथा 5 घंटे पश्चात बिंदु सी पर मिलती हैं। बिंदु सी पर मिलती हैं, तब कार पहली कार द्वारा चली दूरी कितनी होगी? एसी होगी ना। कितनी दूरी चली? दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल कितनी है? x, पहली कार की चाल कितनी है? x, और समय कितना लिया? 5 घंटे, तो कितनी आ जाएगी? 5x। ठीक है, दूसरी कार द्वारा चली दूरी कितनी होगी? BC, चाल गुना समय। इसकी चाल कितनी है? y, और समय कितना लगा? 5 घंटे, तो कितनी हो जाएगी? 5y। बात समझ आई? अब क्या करेंगे? अब ये दूरी तो 5x है और ये दूरी 5y है। इसका मतलब ये दूरी कितनी हो गई? AC कितना हो गया? यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? ये 5x, और ये कितना हो गया? 5y।
ठीक है, ये पहली शर्त की डायग्राम है आपकी। ठीक है, इसको लगाने की जरूरत नहीं है। अब दूसरी शर्त की डायग्राम आप देख लेंगे। पहले कैसे बनेगी, क्वेश्चन से ही देखिए। जब विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करती है तो 1 घंटे पश्चात मिलती है। फिर तो जल्दी मिल जाएंगी क्योंकि विपरीत दिशा में चल रही है ना। मान लिया ये वही डायग्राम लेंगे। ए बी, एक कार यहाँ पर है, एक कार स्थान बी पर है। ठीक है, मान लिया ये 1 घंटे बाद यहाँ पर मिल रही है बिंदु सी पर। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 100 है। और इसमें दिया है कि दोनों विपरीत दिशाओं में, अब की बार ये तो इधर की तरफ चल रही है और ये इधर की तरफ चल रही है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे दूसरी शर्त क्या कहती है, विपरीत दिशा में चलने पर एक घंटे पश्चात मिलती हैं। मतलब पहली कार द्वारा चली दूरी कितनी चली है, AC चली है ना, तो AC कितना हो जाएगा, चाल गुना समय। चाल कितनी है इसकी, x समय कितना लगा यहाँ तक जाने में, 1 घंटा। तो कितनी आ जाएगी ये दूरी, 1x। कितनी आ जाएगी, x। ठीक है, दूसरी कार द्वारा चली दूरी कितनी आ जाएगी, BC। ऐसे जा रही है ये BC, तो कितनी है, चाल गुना समय। चाल कितनी है इसकी, y, और समय कितना ले रही है, 1 घंटा, तो 1y। तो प्रश्नानुसार क्या आ जाएगा, पहली शर्त से, यहां देखिए आप ध्यान से, पहली शर्त से आपको समीकरण क्या मिलेगी। पहली शर्त क्या कहती है, 5x 5y, मतलब 5x माइनस 5y। पहली शर्त कहती है कि AC माइनस BC बराबर AB। ये कहती है ना, AC माइनस BC बराबर क्या है, AB। तो AC कितना है, 5x माइनस 5y। 5x माइनस 5y बराबर AB कितना है, 100। पहली शर्त से बनाइए। ठीक है, अब ये देखिए, ये 5 से भाग हो जाएगी सारी समीकरण, तो x माइनस वाई बराबर कितना आ गया, 20। ये आपकी पहली समीकरण बन के आ गई है। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे दूसरी शर्त से। पहली शर्त से तो ये समीकरण बनी, दूसरी शर्त से क्या बनेगा, AC प्लस BC बराबर AB। दूसरी शर्त से ऐसे बनेगा, AC प्लस BC बराबर AB। AC देखिए कितना है, AC कितना है x, BC कितना है y। x प्लस y बराबर AB कितना है, 100। समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरण आ गई हैं, इन दोनों समीकरणों को विलोपन से हल कर लेंगे। चलिए हल करते हैं। समीकरण 1 व 2 से x माइनस वाई बराबर 20, x प्लस वाई बराबर 100। ये इससे कट गया, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, इनको ऐड करेंगे। x और x कितने हो जाएंगे, 2x बराबर 100 प्लस 20 कितने होंगे, 120। और x आ जाएगा 120 बटे 2, और x का मान आ जाएगा 60। मतलब पहली कार की चाल जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब समीकरण 1 से ही या समीकरण 2 से कर लो। समीकरण 2 से क्या करेंगे, x की जगह 60 रख देंगे। 60 प्लस वाई बराबर 100, y बराबर 100 माइनस 60, y बराबर कितना आ जाएगा, 40। इसका मतलब क्या हुआ कि पहली कार की चाल तो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी कार की चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अतः
अतः बिंदु, बिंदु नहीं लिखेंगे, स्थान लिखेंगे। स्थान ए से चलने वाली कार की चाल कितनी है? एक्स कितना आया? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और स्थान बी से चलने वाली कार की चाल कितना आया है? वाई, और वाई कितना आया है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका क्या होगा? सही आंसर होगा। चलिए नोट कीजिए इसको। तो अगला प्रश्न ये है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए प्रश्न में क्या दिया है। आपने देखा होगा आयत क्या होता है। आयत एक ऐसी आकृति है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ये हमारा आयत है, ठीक है। मान लिया ये आयत है ABCD। तो इसमें दिया है कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है। आयत में क्या होता है? दो भुजाएं आमने सामने की बराबर और दो भुजाएं ये बराबर। ये मान लिया आयत की लंबाई है और ये क्या है? चौड़ाई है, ठीक है। मान लिया लंबाई कितनी है? x और चौड़ाई कितनी है? y। हमने ये मान लिया तो क्या लिखेंगे? माना आयत की लंबाई, हमने मान लिया लेंथ कितनी है? x मीटर, और आयत की हमने चौड़ाई कितनी मान ली है? चौड़ाई को हम मान लेते हैं कि चौड़ाई आयत की y है, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? आयत का क्षेत्रफल आप सभी को पता है। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब x गुना y। क्या होता है? x गुना y। मतलब आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई xy। x गुना y कितना होगा? xy, ठीक है। पहली शर्त कहती है कि यदि लंबाई 5 वर्ग इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 वर्ग इकाई बढ़ा दी जाए तो यहां लिखेंगे हम प्रथम शर्त से लंबाई को क्या कर दिया? यदि लंबाई बराबर क्या कर दी जाए? 5 वर्ग इकाई कम कर दी जाए, x माइनस 5, और चौड़ाई को क्या कर दिया? 3 वर्ग इकाई बढ़ा दी, मतलब y प्लस 3। तब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब x माइनस 5 गुना y प्लस 3। क्षेत्रफल तो ये होगा ना। लेकिन प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है कि जब ऐसा कर दिया जाता है, इसके साथ लंबाई 5 कम कर दी जाती है, चौड़ाई 3 बढ़ा दी जाती है, तब क्या होता है कि उसका क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। मतलब ये जो क्षेत्रफल है ना XY 9 कम हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे? प्रश्नानुसार करेंगे हम x माइनस 5 गुना y प्लस 3 बराबर 9 वर्ग इकाई कम। ये वाला क्षेत्रफल कम हो गया 9 वर्ग इकाई, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या करेंगे? x की y से गुना करेंगे, xy प्लस x की 3 से गुना करेंगे 3x, माइनस 5 की y से करेंगे माइनस 5y, माइनस 5 की 3 से करेंगे माइनस 15 बराबर xy माइनस 9। xy से xy कट गया। यहाँ क्या बचा? 3x माइनस 5y बराबर माइनस 9। 15 इधर आएगा तो प्लस का 15 हो जाएगा, माइनस का 15 इधर आके प्लस का 15 हो गया, ठीक है।
तो 3x माइनस 5y बराबर माइनस का 9 प्लस का 15 कितने हो जाएंगे? प्लस के 6। बड़ी संख्या वाला साइन आता है। पहली समीकरण, प्रथम शर्त से ये पहली समीकरण बनी है। अब चलिए दूसरी शर्त क्या कह रही है। दूसरी शर्त ये कहती है कि यदि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, मतलब यदि लंबाई 3 इकाई बढ़ा दें, मतलब x प्लस 3 कर दें, और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, तो क्षेत्रफल भी बढ़ेगा ना। चौड़ाई को कर दें y प्लस 2, ये कर दिया, ठीक है। तब क्षेत्रफल कितना होगा? क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब x प्लस 3 गुना y प्लस 2, ये हो जाएगा ना। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? प्रश्नानुसार ये हो जाएगा कि ये वाला क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई ज्यादा हो जाएगा पहले वाले से, मतलब x प्लस 3 गुना y प्लस 2, ये जो नया क्षेत्रफल होगा ना x प्लस 3 y प्लस 2, इस क्षेत्रफल से कितना ज्यादा हो जाएगा? 67 वर्ग इकाई ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। चलिए गुना कर लीजिए, x की y में xy प्लस x की 2 में 2x प्लस 3 की y में 3y प्लस 3 की 2 में 6 बराबर xy प्लस 67। xy से xy कट गया, 2x प्लस 3y बराबर 67 माइनस 6, 2x प्लस 3y बराबर कितने हो जाएंगे? 61। समीकरण नंबर 2 समीकरण बन गई, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। चलिए इन दोनों को हल करने के लिए पहली समीकरण को 3 से गुना कर देंगे और दूसरी समीकरण को 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। चलिए पहले समीकरण लिखते हैं, 3 से गुना करके, 3 तिया 9x माइनस 3 पंजे 15y, 9x माइनस 15y बराबर 3 6 18, ठीक है। इसको 2 से गुना करके, 2 दूनी 4x प्लस 2 तिया 6y बराबर 61 दूनी 122। सॉरी, पहले समीकरण को, इस समीकरण को 3 से गुना करेंगे और इसको करेंगे हम 5 से। 2 से कर दिया मैंने, ये 5 से गुना होगी, ठीक है। 5 से गुना होगी तो क्या बनेगा? 5 दूनी 10, 5 तिया 15y बराबर 61 पंजे 135, 305, 61 पंजे 305, ठीक है। अब देखिए ये कट जाएगा, 10x और 9x कितने हो गए? 19x बराबर, इन दोनों को जोड़ दें, 323। x कितना आ जाएगा? 323 बटे 19। 19 से भाग देके अगर इसको देखें, सत्रह आ जाएगा। 19 से अगर इसको भाग दें तो x कितना आ जाएगा हमारा? 17, ठीक है। अब क्या लिखेंगे? समीकरण नंबर 2 में रख दो, 2 में x बराबर 17 रखने पर 2 गुना 17 प्लस 3y बराबर 61, 17 दूनी 34 प्लस 3y बराबर 61, और 3y बराबर कितना आ जाएगा? 61 माइनस 34, 3y बराबर आ जाएगा 11 में से 4 घटाएंगे 7, 27, और y बराबर आ जाएगा आपका 9। x का मान 17 और y का मान 9। इसका मतलब आयत की विमाएं पूछी है ना,
आयत की विमाई मतलब लंबाई और चौड़ाई, तो हम लिख देंगे अतः आयत की लंबाई बराबर कितनी आ गई है x 17 इकाई और आयत की चौड़ाई कितनी आ गई है y कितना आया है 9 इकाई। यही आपका सही आंसर होगा। चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी से। तो आपने ये प्रश्न नोट कर लिए होंगे, तो इसी के साथ आपकी ये प्रश्नावली 3.5 आज समाप्त होती है। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास में एक्सरसाइज 3.6 के साथ।